हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप लोग चैनल के अंदर जाएंगे तो भी आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर के अंदर आज हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 13। इससे पहले मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड 12 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं और पार्ट 13 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोडियम पोटेशियम पंप। स्टूडेंट, यदि आप लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लोग आगे चलकर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये जो एनिमल फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके बेसिक्स कवर होने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग बेसिक्स को अभी कवर करके चलोगे तो आप लोग आगे आने वाले इन टफ एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू आयनों का जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, डायग्राम की मदद से समझेंगे। साथ में हम लोग समझेंगे आयनोफोर क्या होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बीएससी में आता है और कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आयनोफोर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझा दूं कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या है। इसके थ्रू आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेन डिफरेंस क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी कौन देता है, एटीपी के थ्रू मिलता है, राइट। एटीपी क्या है, बायोलॉजिकल करेंसी। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डालीजिए सोडियम पोटेशियम पंप। कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सोडियम व पोटेशियम आयनों का जो आगमन होता है, लेट मी रिपीट अगेन, ये जो हमारी सेल होती है, कोशिका होती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सोडियम व पोटेशियम आयनों का आगमन यानी कि अंदर आने और बाहर आने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है आगमन। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में होता है, राइट, उसके विरुद्ध दिशा में होता है। एंजाइम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो होता है ये सोडियम और पोटेशियम आयनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ध्यान रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे। एंजाइम एटीपीएस एटीपी को एडीपी में विघटित कर देता है, उसको तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की सहायता से, उस रिलीज एनर्जी की हेल्प से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या जिसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, उसके विरुद्ध प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर की ओर ये जो आयंस है ये पंप होते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप किसी चीज के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कौन दे रहा है, एटीपी दे रहा है, राइट। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक एंजाइम है जो कि इस प्रक्रिया में, इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। इस प्रोसेस में स्टूडेंट 3 सोडियम आयन कोशिका से बाहर आते हैं। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप की क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि में 3 सोडियम आयन जो होते हैं वो कोशिका से बाहर आते हैं। सेल के अंदर मौजूद जो 3 सोडियम आयन है वो सेल से बाहर चले जाते हैं। ध्यान रखना, शब्दों को ध्यान से समझना। इसके बाद ये जो 2 पोटेशियम आयन है वो कोशिका के अंदर पहुंचते हैं, यानी बाहर मौजूद 2 पोटेशियम आयन वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, राइट, इस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। और इसी वजह से सेल के आउटसाइड में यानी बाहर की तरफ धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज बना रहता है और अंदर की तरफ सेल के इनसाइड में ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज बना रहता है। यहां पर एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर व बाहर की ओर सोडियम व पोटेशियम आयनों के ट्रांसपोर्टेशन का डायग्राम है। इसी डायग्राम के थ्रू आप भी एग्जाम पेपर में समझा सकते हैं, राइट। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में भी बना सकते हैं। इसमें सिंपली आप लोग देख सकते हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड की बाइलेयर है और इसमें कुछ प्रोटीन आपको दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू जो है सोडियम पोटेशियम आयनों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि सेल के अंदर से जो सोडियम आयन होते हैं वो बाहर जाते हैं। तो 3 सोडियम आयन कैसे बाहर जाते हैं, देखिए ये है सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये बाहरी पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है। ये सेल का बाहरी वाला पार्ट है, आउटर पार्ट, और ये है इनसाइड, अंदर वाला पार्ट। तो अंदर वाले पार्ट में सिंपली आपको पता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल के अंदर मौजूद जो साइटोप्लाज्म है उसी में प्रेजेंट रहते हैं सोडियम आयन। तो सोडियम आयन सिंपली आकर इस प्रोटीन के बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंडिंग साइट ऑफ सोडियम आयन। ये आकर के बाइंड करेगा। दूसरी तरफ ये जो एटीपी होता है ये एडीपी में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसी एनर्जी की हेल्प से सोडियम आयन जो होते हैं वो 3 सोडियम आयन वो बाहर चले जाते हैं, ठीक।
इसी प्रकार से बाहर मौजूद जो पोटेशियम आयन होता है ये इसकी बाइंडिंग साइट है। इसी प्रोटीन के अंदर सिंपली आप लोग देखेंगे तो ये है पोटेशियम आयन एंड क्यूबिन बाइंडिंग साइट, यहीं पर बाइंड करता है और बाइंड होने के बाद 2 पोटेशियम आयन जो है अंदर पंप हो जाते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से हमने समझा कि कैसे सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ पंप होते हैं और बाहर से 2 पोटेशियम आयन कैसे सेल के अंदर पंप हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट, वो भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, और इसीलिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट हुई जो कि हमें एटीपी से मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, एंजाइम सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की भीतरी सतह जो इनर सरफेस होता है वहां पर 3 सोडियम आयंस आकर के जुड़ जाते हैं, या सिंपली हम कहें साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन होता है वहां से 3 सोडियम आयंस आकर के जुड़ते हैं। जैसा कि आप लोग सिंपली डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा साइटोप्लाज्म है और ये हमारा एंजाइम प्रोटीन है, ये इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। यही इसी डोमेन पर आकर के सोडियम आयन 3 सोडियम आयन आकर के इस बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। एटीपीएस के हाइड्रोलिसिस से एटीपी बनता है और सोडियम आयन के जुड़ने और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के फॉस्फोरिलेशन के कारण ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है। इससे सोडियम बाइंडिंग साइट जो होती है वो मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह पर आ जाती है। साथ ही जो वाहक प्रोटीन होता है, जो कैरियर प्रोटीन होता है, उसकी सोडियम आयन से अफिनिटी समाप्त हो जाती है, जिससे कि सोडियम आयन कोशिका की बाहर इंटरस्टिशियल लिक्विड में मुक्त हो जाते हैं। साथ ही इसकी पोटेशियम आयनों के साथ एफिनिटी बढ़ जाती है और 2 पोटेशियम आयन इससे जुड़ जाते हैं। पोटेशियम आयन के जुड़ने पर प्रोटीन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का डीफॉस्फोरिलेशन होता है तथा प्रोटीन अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है और पोटेशियम आयन कोशिका के अंदर मुक्त हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार स्थापित प्रत्येक सोडियम पंप से प्रति मिनट लगभग 6000 पोटेशियम आयनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक से स्टूडेंट, इसको आप लोगों को नोट डाउन भी करना है। इसी के बेस पर कैलकुलेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार स्थापित प्रत्येक सोडियम पंप से प्रति मिनट लगभग 6000 पोटेशियम आयनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये था स्टूडेंट, हमने समझा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं आइनोफोर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट आइनोफोर। आइनोफोर के बारे में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे आइनोफोर लिपिड, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर होती है उसमें आर पार धसे हुए हाइड्रोफोबिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ये स्पेसिफिक आयनों जैसे फॉर एग्जांपल Cl- आयन होता है या CO3 आयनस होता है, इनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बनाए रखते हैं। आइनोफोर पारित आयनों पर इलेक्ट्रिक चार्ज को आरक्षित रखते हैं, जिससे कि ये लिपिड बाइलेयर की भीतरी हाइड्रोफोबिक भाग में से आसानी से पारित हो सके। राइट, आइनोफोर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोबाइल और आयन कैरियर, दूसरे होते हैं चैनल फॉर्मिंग आइनोफोर्स। तो इस प्रकार से आप लोग आइनोफोर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि अभी तक हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से आयंस कैसे पास होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसके कुछ मेथड है, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मेथड्स क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, या इसके अलावा फेगोसाइटोसिस भी आता है। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 14 में, और इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर सेल सेल इंटरेक्शन। राइट, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो।